जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। ये जो सेशन है आपका करंट अफेयर का है, और करंट अफेयर में मैंने जुलाई और जून जुलाई 2 महीने का सेशन इसमें लिया है। मतलब 2 महीने का मैंने करंट अफेयर इस सेशन में शामिल किया है। इसमें आप लगभग मैंने 120 क्वेश्चन शामिल किए हैं, और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, ऐसे ही मैं 3 पार्ट लेकर के आऊँगा जो आपको 6 महीने की जो करंट अफेयर है वो सारी क्लियर करा देगी। जिसमें आप 6 महीने का सबसे बेहतरीन करंट अफेयर देख पाएंगे। मैंने सेशन ज़्यादातर लंबा न हो, इसके लिए मैंने 2-2 महीने करंट अफेयर लिया है, ताकि आप कम समय में बेहतर मटेरियल प्राप्त कर सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसे पूरा देखिए, कोई पार्ट इसका स्किप मत करिए। मैंने इसमें वादा किया है कि 5% आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। वो आपको एक तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें लास्ट 2 महीने का जो एग्जाम से लास्ट 2 महीने थी ना, उसका योगदान सर्वाधिक था। मेरा मतलब यह है कि आप जून और जुलाई 2 महीने का आप करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, तो करंट अफेयर का आप लगभग 50% भाग तैयार कर लेंगे। ठीक है, आप जून और जुलाई इन 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, तो आपका 50% करंट अफेयर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ये तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीका है मेरे भाई। उसके बाद शेष 50% के लिए आप जनवरी से लेकर के मई तक का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, तो आपका मैं जानता हूँ 100% कवर करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने जो 2 सेशन है, ये सेशन है, इसमें 2 महीने का करंट अफेयर शामिल किया है। इसमें जून और जुलाई का दोनों महीने के जो बेहतरीन एमसीक्यू थे वो शामिल किए हैं। मुझे आप ज़्यादा नहीं, इस समय 6 घंटे दे दीजिए। 6 घंटे में आपका जो भी एग्जाम में करंट अफेयर आएगा वो आपको इसी 6 घंटे से मिल जाएगा। इस बात का दावा है मेरा। बशर्ते सेशन को पूरा देखें, कोई पार्ट स्किप ना करें, और जितनी भी एमसीक्यू हैं उनको ठीक तरीके से अध्ययन कर लें। पीडीएफ की चिंता न करें, मेरा टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ आपकी बेहतरीन पीडीएफ दे दूंगा, चिंता न करें। अब चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, सेशन पर नहीं हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी भावी पुलिसकर्मियों कि आप इस सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। क्यों इस सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषय को बिल्कुल आपको गिफ्ट में देता हूँ। बस ये काम कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, भाई मानते हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में स्थित जो मोइदम को भारत के 43वें, कौन से मित्र, 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है या शामिल किया गया है। पहले एक बात बताना चाहता हूं, अपने देश भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो विश्व विरासत स्थल हैं, इनकी संख्या 43 हो गई है मेरे भाई। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो बता देना 43 है। ठीक है, अब ये 43वां है मित्र, ये जुलाई JULY 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, अब 41वें नंबर का और 42वें नंबर का भी पूछा जाता है, क्योंकि ये भी 2024 में ही शामिल किए गए। ठीक है बच्चा, 41वें नंबर का है, उसका नाम है शांति निकेतन। क्या नाम है? शांति निकेतन। और शांति निकेतन मेरे भाई कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। इस बात को ध्यान रखना। 41वें नंबर का जो विश्व विरासत स्थल है जो इसी साल शामिल हुआ है, जिसका नाम क्या है? शांति निकेतन। पूछा गया है और पूछा जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। और 42वें नंबर का है, वो कौन सा है? तो बता देना, होयसल के मंदिर, होयसल के मंदिर। अब आप कहेंगे पवन सर ये बताइए ये कहां पर है? तो ये मेरे भाई कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। इस बात का ध्यान रखना। जो अभी शामिल किया गया है 43वें नंबर का, वो कौन सा? मोइदम।
मोइदम कहां पर है ये पूछा गया है। तो मित्र ये आसाम राज्य में है। कहां पर? आसाम राज्य में है, असम में है, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसी तरह पढ़ाऊंगा, चिंता न करें, मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा। मैं आगे चलते हैं। अब ये कहां पर है? मैंने आपको बताया ये असम राज्य में है। कहां पर? असम राज्य में है। और इसके साथ साथ एक फैक्ट आप अलग से इसको याद रख लेना, ये कल्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है। जो मोइदम है, जो विश्व विरासत स्थल है, इसे कल्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो असम राज्य में है। आपको बताना चाहता हूं जो मोइदम है ये कब्र है। क्या है? कब्र है, कब्रगाहें हैं। और ये किस वंश के शासकों की वो भी बता दी। और इन्होंने असम में 1228 से लेकर के 1226 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। इस बात को भी बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रखना। जो मोइदम है, मोइदम में अहोम राजा हैं और राजा रानियों क्या हैं तो बता सकते हैं कि इनकी कब्र है। अच्छा, इनकी कभी कभी राजधानी पूछी जा सकती है, तो इनकी राजधानी बता देना। चराई देव इनकी राजधानी हुआ करती थी। इस तरह से मतलब कब्रगाह हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अभी जारी किया है। ये बजट से कुछ समय पहले जारी किया जाता है। ये बजट से कुछ समय पहले जारी किया जाता है। पूछा गया है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो भारत की जीडीपी है 2025 में कितने % रहने वाली है? तो ध्यान रखना 6.5 से लेकर के 7% रहने वाली है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद रखना। बेहतरीन क्वेश्चन है, आ सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसमें मैंने आपको बता चुका हूं, अर्थात जो एक बात बताना चाहता हूं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण में बीते साल की जो साल निकल गई है उसकी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? लेखा जोखा होता है। इसे सबसे पहले 1950-51 में क्या किया गया था? सबसे पहले बैठ से पहले इसको क्या किया गया था? पेश किया गया था। अब ध्यान दीजिए, वर्तमान में एक फैक्ट बन सकता है कि वर्तमान समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, इस बात को ध्यान रखना। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो बताना, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है। कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना, फिर मत कहना कि ये क्वेश्चन स्लिप हो गया। मैंने आपसे कहा है कि इस सेशन से आपको 50% कवर करा दूंगा, ये बात 100% सत्य है। पूछा जाए कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो बताइए डॉक्टर अनंत नागेश्वरम बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 के, इसके प्रमुख तथ्य ये इस प्रकार से हैं। जैसे 2024 और 25 में राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा का मतलब ये होता है, और ये हमेशा नेगेटिव भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। कितना आया और कितना खर्च हुआ, इसमें आमदनी कम खर्च ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है तो बता सकते हैं कि राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और राजकोषीय घाटा वर्तमान समय में कितना रहा है 24-25 में तो बता सकते हैं 5.1% रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लगातार सातवीं बार जो बजट है उसे किसने पेश किया है, ये पूछा गया है। क्या निर्मला सीतारमण ने पेश किया, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने या पीयूष गोयल ने? तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री कौन है तो बता दीजिए, निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और इन्होंने 7 बार, कितनी बार? 7 बार बजट पेश किया है। यह तब मित्र आपको बताना चाहता हूं, सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो मोरारीलाल देसाई जी के नाम है। किसके नाम? मोरारीलाल देसाई जी के नाम है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये आपकी निर्मला सीतारमण है। इन्होंने मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें 7वें नंबर का बजट पेश किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इसमें टोटल जो बजट है वो कितने रुपए का रखा गया है तो 48.21 लाख करोड़ रुपए का। इस डाटा को, उस आंकड़े को याद कर लेना मेरे भाई। जो अभी बजट पेश किया गया है उसमें टोटल जो देश का जो बजट है उसमें मतलब कितना रुपया का प्रावधान किया गया है तो बता दीजिए 48.21 लाख रुपए का। ठीक है, इस बात को बेहतरीन तरीके से फैक्ट को याद कर लेना। अच्छा, एक बात और बताइए, देखिए बिहार के लिए इस बजट में एक विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए? बिहार के लिए। बिहार को वर्तमान सरकार ने लगभग 58,900 करोड़ रुपए का क्या दिया है? पैकेज दिया। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य को कितना दिया है तो आंध्र प्रदेश राज्य को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इन बातों को अलग से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? मित्र आप लोग याद रखिए, ये फैक्ट अच्छा है। यहां पर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे अगर पूछा जाए कि वर्ष का सबसे पहला कौन सा विंबलडन, कौन सा ओपन होता है
कौन सा ओपन होता है? तो बताइए। सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है, इसके लिए मैंने सेशन बना दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर होता है वो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। और तीसरे नंबर पर होता है वह विंबलडन होता है। चौथे नंबर पर यूएस ओपन होता है, यूएस ओपन होता है। ये इस तरीके से सीरीज है, कभी कभी पूछी जा सकती है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन मेरा क्या है कि जो विंबलडन है वो 2024 का पुरुष वर्ग का किसने जीता है? तो ध्यान रखना, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्लोस अल्कराज ये हैं। और आपको बताना चाहता हूं, स्पेन के, ये किस देश के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले हैं। उन्होंने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। इन्होंने क्या किया था कि जो फाइनल में जो सर्बिया के खिलाड़ी थे, इनका नाम था नोवाक जोकोविच, को हराया था। किसको? सर्बिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है तो बता सकते हैं, नोवाक जोकोविच है। इनको क्या किया था? हराया था इन्होंने। और ये कहाँ पर हुआ था तो बता दिए, ये लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में हुआ था। कार्लोस अल्कराज ने 2023 में भी विंबलडन खिताब जीत लिया था और 2024 में भी जीत लिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो महिला वर्ग की अगर बात आ जाए तो महिला वर्ग की जो महिलाएं जो चेक गणराज्य की हैं, किसकी हैं? चेक गणराज्य की हैं। इनका नाम क्या है? बारबोरा जैक्रोकोवा। इन्होंने क्या किया? इटली की जैस्मिन पाओलोनी को हरा करके महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है, विंबलडन का मेरे भाई। किसका? विंबलडन का। आप दोनों फैक्टों को आप अलग से या आपको बताना चाहता हूं, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? मनु भाकर इस समय बहुत चर्चा में है, तो इन्होंने मित्र ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनका संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जो मनु भाकर का संबंध किससे है तो बता दीजिए, इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। और हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। किससे? हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं और झज्जर जिले की रहने वाली हैं, झज्जर जिले की रहने वाली, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है आपकी मनु भाकर भाई। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जुलाई 2024 से लागू की गई भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं? ये पूछा गया है। और अच्छा फैक्ट है भाई, याद रखना, इसमें 358 धाराएं। कितनी? 358 धाराएं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग ध्यान रखना, जो 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय न्याय संहिता है, जैसे BNS कहा जाता है, इसमें कितनी धाराएं? तो बता दिए 358 धाराएं। अच्छा, यहाँ पर मैं छोटी सी कुछ बात बताना चाहूँगा। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये दिसंबर 2023 में संसद में पेश किए गए थे। कब पेश किए गए थे? दिसंबर 2023 में। और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने क्या दी थी? इस पर मंजूरी दे दी थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बताया है, यह 3 नए कानून, भारतीय दंड संहिता जो IPC थी, जो पुरानी वाली थी, और ये कब जो IPC थी वो 1860 की थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसे CRPC कहते हैं, ये 1973 की थी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, ये उसके स्थान पर जगह लेंगे। अगला है, ये 3 नए कानून जो आपराधिक कानून सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका उद्देश्य तुरंत न्याय दिलाना इनका मोस्टली टारगेट है। ठीक है बच्चा। अच्छा, आगे बताना चाहता हूं मैं, जैसे कुछ धाराएं चेंज हुई हैं। जैसे मर्डर पहले किस में था? 302 में था, अब किस में हो गया? 101 में हो गया है। ये सारी धाराएं आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पर जाकर के, इसकी PDF दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अनुसार 2024 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की इसकी पूरी संभावना है। इसके अनुसार इंडिया की रैंक क्या है, ये पूछा गया है। भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक मित्र 82 है। कौन सी है? 82, 82वीं रैंक है। आप लोग याद रखना, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कितनी है? 82 है। आप भी इस बात को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार इंडिया की रैंक कितनी है? तो बता दीजिए कि 82वीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे बताया गया इसमें, ये देखो कौन जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जारी कौन करता है? तो ध्यान रखना, इसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 82वीं रैंक है। साल में 2 बार ये जारी की जाती है। ठीक है, साल में 2 बार इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है मेरे भाई। और इसमें
एक जो 2024 वाली है इसमें 195 देशों को शामिल किया गया था। इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 82वीं रैंक आई है। पहले स्थान पर कौन कौन से कंट्री रहे, इस बात को ध्यान रखना। पहले स्थान पर जो कंट्री रही इसमें वो फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और स्पेन रहे। ठीक है, ये पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन, ये दूसरे नंबर पर हैं। इंडिया अपना कौन से नंबर पर है? तो बता दीजिए, इंडिया 82वें नंबर पर है। अफगानिस्तान की रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है, सबसे बेकार कंट्री रहा है। ठीक है, आप लोग बता सकते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में शुरू किया गया है? जो पेरिस ओलंपिक जो 33वें नंबर की, मेरे भाई, कौन से 33वें नंबर की है? 33वें नंबर की है, जो 2024 में हो रही है। कौन हो रहे हैं? 2024 में हो रहे हैं। पूछा ये क्या है कि ये कहाँ पर हो रहे हैं? तो सभी को पता है, मैं जानता हूँ, ये फ्रांस में हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? फ्रांस में हो रहे हैं। इस बात का बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। 33वें नंबर के आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसमें देखो 4 नए गेम शामिल किए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये बन सकता है कि जो इसमें जो पेरिस ओलंपिक खेल हो रहे हैं, इसमें 4 जो नए खेल हैं वो कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रेकिंग है, ये 1 हो गया, सर्फिंग 2 हो गया, और स्पॉट क्लाइंबिंग ये 3 हो गया, और स्केट बोर्डिंग ये 4 हो गया। 4 खेल इसमें शामिल किए गए, यही इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग, सर्फिंग, सपोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटिंग, ये चारों दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चारों दिए हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, इसका जो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उसका आधिकारिक नारा क्या है? तो नारा अगर पूछा जाए तो गेम्स वाइड ओपन इसका नारा है, मेरे भाई। कौन सा? गेम्स वाइड ओपन इसका नारा है, आप लोग याद रखिए। आपके अंदर जुनून है वर्दी पहनने का, तो मैं जानता हूं कि आप 100% अपने आप को, क्योंकि आपका पास समय बहुत कम है, समय सीमित होने के कारण आप जो दिन बचे हुए हैं उनको घंटों में बदल करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कम समय बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। घूमना फिरना थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी मेरे भाई। मैं जानता हूं अगर ये सारी बातें आप कर लेंगे तो वर्दी आपके कंधों पर होगी, ये मेरा दावा है। आगे ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि इसका आधिकारिक नारा क्या है पेरिस ओलंपिक का, तो गेम्स वाइड ओपन है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे मेरे भाई। और इसमें एक बात और है, अगर इसकी जो संगीत थीम है, पूछा जाए कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स की संगीत थीम क्या है, तो परेड है। क्या है मेरे भाई? परेड है। और आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय मोशन, ये बहुत अच्छा है, ये पूछा जा सकता है। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, क्या इसका आदर्श वाक्य है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो मस्कट है, मस्कट पूछा जाने की 100% चांस रहता है, अधिकांश मस्कट ही आता है एग्जाम में कि इसका शुभंकर क्या है, तो ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर है मेरे भाई। ओलंपिक फ्रीज का क्या है? शुभंकर है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? T20 वर्ल्ड कप है 2024 का खिताब किसने जीता, ये पूछा गया है। तो ये काम है अपनी इंडिया ने किया है, और भारत ने इसे दूसरी बार जीता है। क्या रहा है? 2 बार विनर रहा है। ठीक है, पहले कब रहा था? तो 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब भारत ने जीता था, और अब 2024 में लगभग 20 वर्ष बाद जीता है। 20 मतलब 17, 18, 19, 20 वर्ष बाद जीता हुआ है। इसके साथ साथ ये पूछा जाए कौन से नंबर का संस्करण था, तो ये 9वें नंबर का संस्करण था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, भारत ने किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है, 7 विकेट से हराया था भाई। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, 9वां संस्करण था। अच्छा, कभी कभी होस्ट कंट्री पूछ ली जाते हैं कि इसके मेजबान देश कौन कौन से, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए, ये 2 देश कौन थे T20 वर्ल्ड कप के मेजबान कंट्री थे। विजेता अपना भारत रहा है, दूसरी बार रहा है, और उप विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका रहा है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अच्छा, जो विजेता कंट्री है उसे कितनी राशि दी जाती है, तो बता देना, उसमें जो राशि दी जाती है, यहाँ पर दिया नहीं है, 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 20 टीमों ने भाग लिया था। कुल 55 मैच खेले गए थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, तो जसप्रीत बुमराह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 15 विकेट लिए थे। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो अपने सबसे प्रिय विराट कोहली जी रहे हैं। बच्चा, इन बात को ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए, विजेता टीम को 20 करोड़ और विजेता को 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच कौन रहे, तो सूर्य कुमार यादव रहे, आप लोग याद रखना। अगला, क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है,
बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना। जो क्रिकेट महिला एशिया कप है, जो एशिया वाले कंट्री हैं वो इसको खिताब को करते हैं, आयोजित करते हैं। पूछा गया है ये विनर कौन रहा है 2024 का, तो ध्यान रखना श्रीलंका विनर रहा है। और श्रीलंका ने किसको हराया है? इंडिया को हराया है। किसको हराया है? इंडिया को हरा रहा है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं कि जो वुमेन्स एशिया कप था वो कौन रहा है, विनर कौन रहा है, तो बताइए श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया था। ठीक है, श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप जीता है। और इसमें सबसे अधिक किसने बनाए? तो श्रीलंका की जो चमारी अथापट्टू थी, इन्होंने 304 रन बनाए थे। जबकि सबसे अधिक विकेट किसने लिए? दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, जो इंडिया से बिलोंग करती है बच्चा। अगला है चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी, ये नाम को याद रख लेना। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी किस बैंक के चेयरमैन बने हैं और वर्तमान समय बने हुए हैं? ठीक है, वर्तमान समय बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो ये भारतीय स्टेट बैंक, जैसे एसबीआई कहा जाता है, एसबीआई के बने हुए हैं। ठीक है, एसबीआई के कौन बने हुए हैं चेयरमैन? तो चल्ला श्रीनिवासु सेट्टी बने हुए हैं। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? तो ये चल्ला श्रीनिवासु सेट्टी हैं और ये इनका अपना अनुभव रहा है, लगभग 36 साल तक बैंकों की सेवा में कार्यरत रहे बच्चा। अच्छा, कुछ फैक्ट हैं, जैसे सरकारी स्टेट बैंक, ये जो भारतीय स्टेट बैंक है मित्र, भारतीय स्टेट बैंक है, ये देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, व्यापारिक बैंक है। और इसमें एसबीआई में जो भागीदारी है भारत सरकार की, वो 56.92% हिस्सेदारी है। जैसे आपने बैंक देखा है, बैंक में एसबीआई में 56.92% भारत सरकार की हिस्सेदारी है, बाद बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की योगदारी है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, क्योंकि जस्ट अभी दिया है, इलेक्शन के टाइम पर दिया गया था। जो मोदी जी हैं उन्हें ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू एपोस्ट सम्मान दिया गया है। ये किस देश द्वारा दिया गया है? तो रूस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा बच्चा? रूस के द्वारा दिया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये रूस के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन है। और ये रूस के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान मूल रूप से उत्कृष्ट नागरिकों और सैन्य योग्यता के लिए दिया जाता है और रूस का ये सर्वोच्च सम्मान है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है, केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अपना पड़ोसी मुल्क है नेपाल। नेपाल देश के जो वर्तमान समय में राजनीति में उथल पुथल हुआ था, तो वहां पर केपी शर्मा ओली जी हैं, वो क्या बन गए हैं? वो प्रधानमंत्री बने हुए। आप लोग ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? केपी शर्मा जी हैं, जो वर्तमान समय में नेपाल के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? तो पुष्प कमल दहल थे, जिन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले 25 जून 1975 को क्या की गई थी? सबसे पहले देश में आपातकाल घोषित किया गया था, इसलिए 25 जून को क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस के रूप में क्या करते हैं मेरे भाई? सेलिब्रेट करते हैं। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 25 जून 1975 को जो तत्काल प्रधानमंत्री अपने देश की थी इंदिरा गांधी ने अपने देश में क्या लगाया था? आपातकाल लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप बनाने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है, इसी फैक्ट्री का। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं, तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, ने अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। क्योंकि आपको पता है 352 में क्या है? तो मतलब आपातकाल का वर्णन किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। इन तीनों बातों को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? ये नए बनाए गए मेरे भाई, नए बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम है, उसके नए कोच कौन बने हुए? इससे पहले आपके कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। और वर्तमान समय में कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना, गौतम गंभीर बनाए गए हैं। इस बात को ध्यान रखना, कौन? गौतम गंभीर बनाए गए हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये आपके गौतम गंभीर हैं, इनको इंडिया टीम का क्या बनाया है? नया कोच बनाया गया है। द्रविड़ का कार्यकाल, जो राहुल द्रविड़ थे, उनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या हो गया था? खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया उसमें विनर रहा था। पूछा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपाल की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह
ए सही है। 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। तो मित्र 9 राज्यपाल कौन कौन से हैं उनको जरा देख लीजिएगा, उनके बारे में बताता हूँ मैं। राष्ट्रपति ने चेंज किए हैं, ये भी पता है, राष्ट्रपति को अधिकार है इन सबका। सबसे पहले ये आपके नए राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले हरिभाऊ भाकड़, सबसे पहले हरिभाऊ भाकड़। तो ये किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए, ये पूछा गया है। तो ये राजस्थान के बनाए गए भाई, किसके? राजस्थान के बनाए गए। राजस्थान कौन बनाए गए हैं? तो हरिभाऊ भाकड़ बनाए गए 9 राज्यपालों में। उसके बाद देखेंगे ये जो जिष्णुदेव वर्मा जी हैं, ये किस राज्य के बनाए गए? तो तेलंगाना के बनाए गए। किसके? तेलंगाना के बनाए गए, आप लोग याद रखना। अच्छा, ओम प्रकाश माथुर हैं, ये कौन से? ओम प्रकाश माथुर और संतोष कुमार गंगवार, ये 2 नए राज्यपाल बनाए गए। तो ध्यान रखिए, ये ओम प्रकाश माथुर हैं मित्र, यह जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य के बनाए गए। और संतोष कुमार गंगवार हैं, ये तेलंगाना राज्य के बनाए गए। किसके? तेलंगाना राज्य के बनाए गए। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। हरिभाऊ भाकड़ किसके बनाए? राजस्थान के। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना राज्य के। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम राज्य के। और संतोष कुमार गंगवार ये तेलंगाना राज्य के। इन राज्यों के बनाए गए। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे हैं रमन डेका। रमन डेका ये छत्तीसगढ़ राज्य के बनाए गए। किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के बनाए गए। छत्तीसगढ़ राज्य के बनाए गए, आप लोग याद रखना। CH विजय शंकर, CH विजय शंकर हैं, ये मेघालय राज्य के बनाए गए। मेघालय राज्य के बनाए गए। और CP राधाकृष्णन, ये मेरे भाई ये महाराष्ट्र राज्य के बनाए गए। ये नए राज्यपाल बने हुए हैं, आप इनको बेहतरीन तरीके से याद रखना। फिर एक बार देख लीजिएगा। रमनडेला छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और CH विजय शंकर मेघालय राज्य के, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र राज्य के क्या बनाए गए हैं? ये राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके बाद असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, गुलाबचंद कटारिया का। इन्हें पंजाब राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्हें जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? गुलाबचंद कटारिया। अब ये पंजाब के राज्यपाल हैं। उसी तरीके से सिक्किम के जो राज्यपाल थे लक्ष्मण प्रचार आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इनके साथ साथ इनको मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ कैलाशनाथन को पांडिचेरी का क्या बनाया गया है? इनको गवर्नर बनाया गया है। किसका? पांडिचेरी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये पूछा गया है। जो राष्ट्रपति भवन है उसका जो दरबार हाल है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फैक्ट अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, गणतंत्र मंडप रखा गया है। गणतंत्र मंडप रखा गया है। C ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है बच्चा, C ऑप्शन की ओर जाएंगे। C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति भवन के जो दरबार का हाल था उसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया। आप लोग याद रखना। इसी तरीके से जो अशोक हाल का भी नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है लिएंडर पेस। क्या नाम है? लिएंडर पेस है। लिएंडर पेस हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आप लोग याद रखना। और लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। ये आपको लिएंडर पेस दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ साथ एक दिग्गज खिलाड़ी और हैं, विजय अमृतराज। ये कौन है? विजय अमृतराज हैं और ये लिएंडर पेस हैं, दोनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिंगोबेतो मेचुटुम को गांधी मेडेला पुरस्कार 2020 मिला हुआ है। इनका संबंध किस देश से है? बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने गांधी और जो मेडेला थे उनके विचारों पर कार्य किया था। इनका नाम क्या था? रिंगोबेर्तो मेचुटुम। इनका संबंध मित्र ग्वाटेमाला से है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वाटेमाला के रहने वाले हैं। आप लोग याद रखना। आपको यह इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है जिसका नाम क्या है? सुकुनला। सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाएगी? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, यह जो बनाई जाएगी वह लद्दाख राज्य में बनाई जाएगी। किसमें? लद्दाख राज्य में बनाई जाएगी। आप लोग याद रखना। नाम का सुरंग का नाम क्या है? सुकुनला।
सुरंग, और ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। इस टाइप से ये सुकुल्ला सुरंग है जो लद्दाख राज्य में क्या कराई जाएगी, बनाई जाएगी। और मोदी जी ने किसका क्या कर दिया, उद्घाटन भी कर दिया है भाई। और इसकी जो लंबाई होगी वह 4.1 किलोमीटर के समथिंग होगी। कितनी होगी, 4.1 किलोमीटर के समथिंग होगी। किसकी, सुकुल्ला जो टनल है उसकी। ठीक है, सुकुल्ला टनल जो सुरंग है का निर्माण निम्न पदम दारा रोड से लगभग इतने फीट ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बने। जैसे सीला सुरंग, सीला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ये पूछा जा सकता है कि सीला सुरंग कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है सीला सुरंग की वो 13,000 फीट है, जब उसकी लंबाई कितनी है तो 15,000 फुट है। इसलिए वो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। पूछा गया कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो मित्र अभी चुनाव हुआ था जुलाई के महीने में, तो कीर स्टारमर हैं, वह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसके, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये कौन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। और ये अपने ऋषि सुनक हैं जो हार चुके हैं। ये जो वर्तमान समय की प्रधानमंत्री हैं ये लेबर पार्टी से हैं। किससे हैं, लेबर पार्टी से हैं। इस बात को ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है, लेबर पार्टी से है। और लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 412 सीटें जीती है। और ऋषि सुनक इसमें चुनाव हार गए मेरे भाई। ठीक है, ऋषि सुनक का संबंध किससे है, तो बताइए। एक इनका कंजर्वेटिव पार्टी है जिन्होंने 119 सीटें ही जीती हैं। आपको बताना चाहता हूँ ऋषि सुनक ने वहाँ के जो राजा हैं, इनका नाम क्या है, किंग चार्ल्स तृतीय को अपना इस्तीफा दे दिया है। अब लेबर पार्टी के कीर स्टारमर कौन होंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड के भारतीयों को प्रदान किया गया, कितने भारतीयों को प्रदान किया गया है। जो ओलंपिक ऑर्डर ऑफ अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है वो अभिनय बिंद्रा को प्रदान किया गया है। किसको मित्र, अभिनय बिंद्रा को प्रदान किया गया है, जो 2008 में निशानेबाजी में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था अभिनय बिंद्रा जी ने। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, ये अभिनय बिंद्रा जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विलियम इम्प्रेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। जो विलियम इम्प्रेशन है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन है रांची में किया गया है। ये सब क्या है आपको परेशान ना हो, बता देता हूँ। जो विलियम इम्प्रेशन क्या है आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ। पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम हेमंत सोरेन है, ने रांची में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित विलियम इम्प्रेशन का उद्घाटन किया है। विलियम इम्प्रेशन को टाटा स्टील द्वारा क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। और ये इस प्रकार का फिंगरप्रिंट होता है। क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। इस मूर्ति का उद्देश्य कला और संस्कृति को क्या करना है, विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये पूछा गया है। यह पूछा गया है कि 2025 में पहले ओलंपियाड स्पोर्ट्स गेम का मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा, तो मेरे भाई बता देना। अच्छा क्वेश्चन है, सऊदी अरब करेगा। कौन सा कंट्री करेगा, सऊदी अरब करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आ सकता है ये। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम का आयोजन हर साल किया जाएगा और इसमें वीडियो गेम्स को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल। कुछ अलग फैक्ट दिया हुआ है, पूछा गया है कि क्रिकेट विश्व कप 2027 को कौन कौन से देश हैं वो मेजबानी करेंगे मेरे भाई। तो ध्यान रखना, जो इस बार 2027 में होगा वह अफ्रीका महाद्वीप पे होगा। अफ्रीका के 3 देश हैं, जिसमें नामीबिया है, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। आप लोग याद रखना, फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रख सकते हो। इससे पहले अपने इंडिया ने होस्ट किया था। अगला दिया हुआ BWF विश्व जूनियर बैडमिंटनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा, तो बताना। ये असम में होंगे। कहाँ पर, असम में होंगे। असम के गुवाहाटी में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। सबसे बेस्ट फैक्ट ये बन सकता है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा,
जो राष्ट्रीय खेल है तो ध्यान रखना इसकी मेजबानी 2024 में होने के लिए जा रही है, वो उत्तराखंड करेगा। कौन सा? उत्तराखंड करेगा। आप लोग याद रख सकते हो इसका, इस फैक्ट को भाई। आगे ध्यान दीजिए, कुछ अलग फैक्ट है जैसे ईरान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन ट्रेन है मेरे भाई, वो किसने बनाई है? तो ध्यान रखना ये काम चाइना ने किया है। किसने? चाइना ने किया है। चाइना ने क्या किया है? दुनिया की पहली हाई स्पीड किससे? कार्बन फाइबर से बनाई हुई है। किससे? कार्बन फाइबर से बनाई हुई। वैसे स्टील से बनती हैं, ये किससे बनाई हुई है? तो कार्बन फाइबर से बनाई है। इसे चीन ने बनाया है। इसका टारगेट क्या है इसकी? तो सबसे पहले गति कितनी है? गति इसकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इससे ट्रेन से क्या होगा? शोरगुल कम होगा। क्या होगा? ट्रेन से शोरगुल कम होगा, जो आम ट्रेन होती है उससे। और एक सामान्य स्टील ट्रेन की तुलना में यह 7% कम ऊर्जा से क्या करेगी? चलेगी ये। अब ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया है? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा ये कोच्चि में स्टार्ट की गई थी। किसमें? कोच्चि में, केरल में स्टार्ट की गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कलकत्ता में स्थापित की, कलकत्ता में चालू की गई थी। और भारत के पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक कहां पर स्टार्ट किया गया था? तो बताइए। यह बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था, बेंगलुरु में, और जियो कंपनी द्वारा इसे चलाया गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फैक्ट अच्छे आप लोग याद करते रहिए। स्विस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह पूछा गया है। जो स्विस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये पूछा गया है। तो ये जीता है मोटेओ बेरेटिनी ने जीता है। किसने? मोटेओ बेरेटिनी ने जीता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई। किस पर? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है मोटो बेरेटी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो कैंटन हेली जो फ्रांस के थे उनको हराया भाई। अगला क्वेश्चन है 21वां एक्स खान कैस्ट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये पूछा गया है। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रखना। देखिए 21वां एक्स खान कैस्ट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये मंगोलिया में किया गया है। और मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर है। उलान बटोर इसकी राजधानी है। और मंगोलिया की दूसरी विशेषता क्या है? क्या है कि स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जहां पर 21वां एक्स खान कैस्ट 2024 का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। ठीक है, और एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन है। जो पीएम स्वनिधि योजना है इसके तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से राज्य ने किया है? तो ध्यान रखना, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने किया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाए। इसमें टारगेट क्या किया गया था? जो सड़क के किनारे जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, फल वगैरह बेचते हैं, उनको 50,000 रुपये ऋण मुहैया कराना बड़ी सुविधा तरीके से, इसके लिए यह सम्मान उसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? तो नासा ने की है, तो ध्यान रखना ये किस ग्रह पर की है? तो मंगल ग्रह पर की है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। नासा आपको पता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इस तरीके से इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी तरीके से नासा किसकी? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी तरीके से जापान की जाक्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, फुटबॉल से संबंधित यूरो कप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। जो फुटबॉल से संबंधित जो यूरो कप है उसे किसने जीता है? क्या स्पेन ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, चाइना ने? तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। जो फुटबॉल से संबंधित यूरो कप है उसमें स्पेन इसका विनर रहा है। कौन रहा है? स्पेन इसका क्या रहा है मेरे भाई? विनर रहा है। और स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। किसको? इंग्लैंड को हराया है। और ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। जर्मनी देश में इसका आयोजन किया गया था। आप लोग बातों को याद रख सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें, इसकी जो स्थापना है यूरो कप की 1958 में हुई थी। और इसका जो आयोजन है प्रति 4 वर्ष बाद किया जाता है। 2028 में इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? यूरो कप का। तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में किया जाएगा।
बात आपको याद रख सकते हो बच्चा। आगे ध्यान दीजिए, विनय मोहन कात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बने हुए हैं, ये पूछा गया है। तो विनय मोहन कात्रा है मेरे भाई, आप लोग याद रखना, ये अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका में भारतीय राजदूत बने हुए हैं। इनका नाम क्या है, विनय मोहन कात्रा। ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये विनय मोहन कात्रा है भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर का नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। मतलब भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, उन्हीं के नाम पर, ऐसा कौन सा देश है उनके नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। तो ये काम किसने किया है, यूएई ने किया मेरे भाई। किसने, यूएई ने किया है। और ये डॉक्टर कहाँ के हैं, तो केरल के रहने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या नाम है इनका, वो जरा देखिए, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर यूएई ने क्या किया है, एक सड़क का नाम रखा है। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, जॉर्ज मैथ्यू ने यूएई की स्वास्थ्य सेवा में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था मेरे भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है कि 16वीं बार कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है। 16वीं बार, और 16वीं बार में जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो 16वीं बार कोपा अमेरिका कप है वो किसने जीता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात बताऊंगा कि जो कोपा कप है, कोपा कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। ये पूछा जाए कि कोपा जो कप है उसका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से मेरे भाई। इसका 16वीं बार कौन जीता है, तो अर्जेंटीना जीता है। कौन सा, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी देश है, दक्षिणी अमेरिकी देश है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिरल्ला याद रख लेना। लेकिन ये 16वीं बार विनर रहा है और सर्वाधिक बार विनर यही रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। और इसने किसको हराया है, तो इसने किसको हराया, इस बात को ध्यान रखने, इसने कोलंबिया जो है उसको हराया था। कोलंबिया जो कंट्री है, दक्षिणी अमेरिकी कंट्री, उसको क्या किया है, हराया है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। जो पहला होगा, जहाँ पर पहला शब्द लग जाता है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर होगा, तो गोवा में होगा मेरे भाई। कहाँ पर, गोवा में होगा। और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा इसी साल। ठीक है, दोनों बातों को आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, अगला है, पाल कमाले किस देश के चौथी बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। जो पाल कमाले हैं, पाल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो रवांडा के मेरे भाई बने हुए हैं। किसके, रवांडा के बने हुए हैं। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये कौन है, रवांडा के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, पाल कमांगे। और ये वर्ष 2000 में सत्ता पर काबिज हुए थे, तब से लेकर आज तक सत्ता पर काबिज हैं और चौथी बार इन्होंने जीत हासिल की है। अगला है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है। सुपर किंग अकादमी लॉन्च की है। फिर सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की है, तो बताइए, सिडनी में। बच्चा कहाँ पर, सिडनी में स्थापित की है। और सिडनी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है। कौन सी है, कैनबरा है, ये अलग बात है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, जो चेन्नई सुपर किंग है, इसने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है, अपने सुपर किंग अकादमी स्थापित की। इससे पहले इसने चेन्नई सुपर किंग ने ही डलास जो यूएस में पड़ता है वहाँ पर, और रेडिंग जो यूएस में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, यूके में पड़ता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत की किस महिला पायलट ने पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास, कौन सा मित्र, पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास 2024 में क्या किया है, भागीदारी दी है। तो ये भावना कांत है मेरे भाई। कौन, भावना कंठ है, जिन्होंने क्या किया है, पहली बार पायलट में पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास में क्या लिया है, हिस्सा लिया है। और ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो बता दीजिए, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में ये इसका सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये आपको भावना कंठ दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, लाडला भाई योजना किस राज्य ने शुरू किया। अब तक आपने सुना होगा लाडला बहना योजना शुरू की जाती थी, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसने लाडला भाई योजना शुरू की है। वो ये कार्य किसने किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या होगा मित्र, इसमें यह होगा कि जो मेरे भाई बहन 12वीं पास हैं, उनको हर महीने 6,000 रुपये
जो मेरे भाई बहन 12वीं पास हैं उनको हर महीने 6,000 रुपये, और जो डिप्लोमा धारक है उनको 8,000 रुपये, और जो ग्रेजुएट हैं उनको 10,000 रुपये महीना मिला करेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला है हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी हैं, इनका संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है। किससे? अंतरिक्ष विज्ञान से। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हैरी मैसी पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये हैरी मैसी से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं? ये मित्र अभी बढ़ाई गई हैं, अभी बढ़ाई गई हैं, और इनका नाम मनोज कुमार है। ये कौन है, किस राज्य के हैं? तो बता सकते हैं जम्मू कश्मीर के। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो बताइए, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, नीति आयोग की। आपको ये बताना है वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो सभी को पता है, लेकिन उपाध्यक्ष बताइएगा। इन्होंने जो नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्य है वो सूचकांक जारी किया है 2023-24 का। इसमें जो सतत विकास स्कोर कितना रहा है? तो 71 रहा है मेरे भाई, आप लोग याद रखना। कौन सा रहा है? 71 रहा है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था सतत विकास को? तो 2018 में लॉन्च किया गया था। और इसमें सबसे अच्छे राज्य कौन से रहे, ये पूछा जाता है। सबसे अच्छा राज्य कौन सा रहा है? शीर्ष राज्य कौन से रहे? तो उत्तराखंड और केरल राज्य कैसे रहे? शीर्ष राज्य रहे। और परफॉर्मेंस किन राज्यों ने किया है? तो मेघालय, नागालैंड और झारखंड, बिहार राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना मेरे भाई। जो देश का पहला होगा और उसका नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया है? ये पूछा गया है, किस राज्य में खोला गया है? तो मित्र ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। जो रोडोडेंड्रॉन उद्यान है ये किस राज्य में खोला गया है? तो बताइए, यह उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन क्या किया गया है? उद्यान खोला गया है। इसमें लगभग 35 प्रजातियों के क्या होंगे? पुष्प होंगे, जो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रोडोडेंड्रॉन है ये एक प्रकार का पुष्प होता है। यह उत्तराखंड राज्य का क्या है? पुष्प भी है, राज्य पुष्प भी है। और नेपाल जो देश है उसका राष्ट्रीय पुष्प भी है, और नागालैंड का भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यही है रोडोडेंड्रॉन। उत्तराखंड का कौन सा है? तो रोडोडेंड्रॉन है। नेपाल देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बताइए, रोडोडेंड्रॉन है, ठीक है। इसलिए ये फैक्ट ये बहुत अच्छा है, इस तरह का पुष्प होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एक दिन में 11 लाख, अपने आप में रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी बात भी है। ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया है? ये पूछा गया है। तो मित्र ये काम इंदौर ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश की इंदौर ने किया है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इन्होंने ये 14 जुलाई को ये कारनामा करके दिखाया था, ठीक है। अगला है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। आपको पता है जो मॉरिशस है वह अफ्रीकी देश है और यह एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट लुइस है। तो मॉरिशस देश की जो राजधानी पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? ये पूछा गया है। तो अपने देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपके डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? यह अपने देश भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा कौन सा विश्व का देश है जिसने भगवान श्री राम का जो मंदिर है उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया है? ये पूछा गया है। तो ये मित्र लाओस, किसने? लाओस देश ने किया है। लाओस देश के जो भी नागरिक हैं वो अधिकांशतः भगवान राम से परिचित हैं और उन्हीं के नाम पर लाओस कंट्री ने क्या किया है? लाओस कंट्री ने भगवान जो राम है उनके नाम पर टिकट जारी किया है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हैं।
आपको बताना चाहता हूं, अगला क्वेश्चन है गेवरा एवं कुसमुंडा। गेवरा एवं कुसमुंडा जो कोयले की खान है वो किस राज्य में स्थित है, जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल की गई हैं। अपने आप में बहुत अच्छी बात है मित्र। ये कौन से देश की हैं, कौन से राज्य की हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है मित्र, खान है। इनका नाम क्या है, गेवरा और कुसकुंडा कोयले की खान। गेवरा और कुसकुंडा कोयले की खान, और कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये क्या है, इनकी कंडीशन क्या है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी खानें, उनमें इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। लेकिन मित्र सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को सबसे पहले लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। सेशन कंप्लीट देखिए, आपको अपनी वर्दी की कसम है, तभी आप इस सेशन से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जो खदानें हैं गेवरा और कुसकुंडा, उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2023-24 में इन दोनों खदानों का संयुक्त कोयला उत्पादन लगभग 100 मिलियन टन से अधिक रहा है, इसलिए इनको शामिल किया गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, इंडिया का नंबर दूसरे नंबर पर है, लेकिन भंडारण में, कोयले के भंडारण में यूएसए का स्थान पहला है। उत्पादन में चाइना जरूर आगे है, हम दूसरे नंबर पर हैं उत्पादन में कोयले के, और अमेरिका है वो भंडारण में पहले स्थान पर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण खाने हैं, कभी कभी एग्जाम पूछ ली जाती हैं, जैसे ब्लैक थंडर खान कहाँ पर है, ब्लैक थंडर खान कहाँ पर है, तो यूएसए में है। गेवरा और खान कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। नॉर्थ एंटोलोप रेसल खान कहाँ पर है, तो यूएसए में है। और कुसकुंडा खान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उत्तरी सानक्सी खान कहाँ पर है, तो चाइना में। ठीक है, कुछ खदानें जिन्हें आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो मित्र ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बायोडायवर्सिटी पर काम कार्य किया है, ये केरल राज्य ने किया है। किस पर, केरल राज्य ने किया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इस तरीके से केरल राज्य के स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा जैव विविधता रजिस्टर्ड कराई गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीडर्स क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है। अपने आप में अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीडर्स क्रिकेट, इसमें इस प्रतियोगिता में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, और ये खिताब किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है मेरे भाई। किसने, इंडिया ने जीता हुआ है, और इन्होंने पाकिस्तान को हराया। भारत, ये भारतीय क्रिकेट टीम थी, और इस टीम के जो कप्तान थे वो युवराज सिंह थे। कौन थे, युवराज सिंह थे। आप लोग इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को हरा करके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीडर्स का खिताब जीता है। पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से हराया था। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीडर्स ये ट्रेटी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। इसमें आपको ये खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं मेरे भाई। अगला है, हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। जो हरेला पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, हरेला पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, हरेला पर्व उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये पूछे जाते हैं हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ये हरेला पर्व है। ठीक है भाई, और एक करक संक्रांति के दिन मनाया जाता है। हरेला पर्व के लिए 7 तरह के जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ है, जौ, उद्द, सरसों, मक्का, मटर, मसूर और अहत, आज 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उन्हें किसी लकड़ी या मिट्टी की टोकरी में उगा करके उसकी पूजा की जाती है। इसे हरेला पर्व कहा जाता है। आप लोग इमेज में देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ और पर्व हैं, जैसे सांगा पर्व। सांगा दावा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बताइए, सिक्किम राज्य में। किसमें, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर, नागालैंड में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। बोनालू, उगादी और बुथुम, ये जो त्योहार हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं, तो बताइए, तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में। एक बार देख लीजिए, बोनालू, उगादी और बुथुम्मा त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, ये तेलंगाना में। और पोंगल त्योहार है, जैसे थाई पसम कहते हैं, ये तमिलनाडु मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ये कुछ त्योहार थे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है। यूरोपीय संसद की जो पुनः नया अध्यक्ष बनाया गया वो कौन बनी हुई है, ये पूछा गया है। यह पूछा गया है, तो ध्यान रखना, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट मेट्सोला।
क्या नाम है, रॉबर्ट मेट्सुला को बनाया गया है यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष। जो यूरोप है मित्र, सबसे पहले यहाँ पर छोटी सी कुछ बात बताना चाहूँगा। जो यूरोपीय संघ है, इसे यूनियन कहते हैं। यूरोपीय संघ में एक संसद होती है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो रॉबर्ट मेट्सुला को बनाया गया है। लेकिन इसमें वर्तमान समय में 27 देश शामिल हैं। कितने? 27 देश शामिल हैं। इसके साथ साथ कभी यूरोपीय संघ का अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स शहर में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो बता दीजिए, ये बेल्जियम में, बेल्जियम देश में है, ठीक है। और बेल्जियम की राजधानी भी है ब्रुसेल्स बच्चा, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। ये आपको दिखाई दे रही है रॉबर्ट मेट्सुला है, और इनका संबंध किससे है, तो माल्टा देश से है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, उर्सुला वॉन डेर लियोन फिर से यूरोपीय के अध्यक्ष चुनी गई, उनका संबंध किससे देश से है, मतलब ये है जो उर्सुला वॉन डेर लियोन है, ये यूरोपीय आयोग की, किसकी आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध भाई मेरे जर्मनी देश से है। किससे है, जर्मनी देश से। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर देखा जाए, ये जो यूरोपीय संघ है, ये आर्थिक और राजनीतिक मंच है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ठीक है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। इसकी मुद्रा कौन सी है, यूरो है। 27 देश इसमें शामिल हैं। अगला देश क्वेश्चन दिया हुआ है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगा शहर कौन सा है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है मित्र, वो हांगकांग है। कौन सा है, हांगकांग है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई, हांगकांग। हम यहाँ लिख देता हूँ हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। आप लोग याद रखना, ये 24वें नंबर का है। और इसे अभी ये डाटा जारी किया गया था। और इसमें जो अबूजा शहर है नाइजीरिया का, वो सबसे सस्ता शहर है। मुंबई का जो स्थान पूछा जाए, मुंबई का स्थान कौन सा है, तो 136वां स्थान आता है, ठीक है, 136वां स्थान आता है। इस बात को ध्यान रखना। अगला है FATF, इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, ये पूछा गया है। तो वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो एल्सा डी एंड्रा माद्रोजा बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं, एल्सा डी एंड्रा माद्रोजा। फिर एक बात ध्यान रखिए, ये FAT है, इसकी फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। और इसका मोस्टली वर्क क्या होता है कि जो ऐसे कंट्री जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना, उन्हें रोकना, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, एल्सा डी एंड्रा माद्रोजे हैं। इसका हेडक्वार्टर भी बता देंगे, वो पेरिस है। और जो ये किस देश की हैं, तो बता सकते हैं मैक्सिको देश के हैं। मैक्सिको के एल्सा डी एंड्रा माद्रोजा ने 2024 में FATF की अध्यक्ष बनी है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। इन्होंने सिंगापुर के टी राजा कुमार का क्या लिया है, स्थान लिया है भाई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए FATA का, तो बताइए फ्रांस में है। और इसका गठन कब किया गया था, 2010 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसमें 40 मेंबर हैं, 40 सदस्य हैं भाई। अगला है PM मोदी ने किस देश के 3 दिन की यात्रा की है, तो अभी जिन्होंने यात्रा की थी जहां पर इन्हें सम्मानित किया गया था, रूस और ऑस्ट्रेलिया की। रूस और ऑस्ट्रेलिया 2 देशों की यात्रा की है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा, ठीक है। अगला, कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन में शामिल होने वाला 5वां पूर्णतः सदस्य कौन सा है। कोलंबो आप जानते ही हैं, ये श्रीलंका की राजधानी रही है। और इसका मोस्टली कोलंबो कन्वेंशन होता है, उसका मोस्टली टारगेट यह है, इसलिए समझौता किया जाता है कि जो भी हिंद महासागर में किसी प्रकार की गलत गतिविधियां न हो, उसकी देखरेख के लिए। तो कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन में जो 5वां देश शामिल हुआ है वो बांग्लादेश हुआ है मेरे भाई। कौन सा, बांग्लादेश हुआ है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ पर शामिल हुआ था उसको बताऊंगा मैं। ये इसके लिए जो कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन की जो 8वीं बैठक हुई थी, वो हुई थी मॉरिशस में। मॉरिशस में बांग्लादेश को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य की 25 सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है। बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश
पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीवी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी कौन सा है, तो बताइए सारस है। इसकी कुल आबादी देश में कितनी हो गई है, तो 19,918 हो गई है, और 19,918 हो गई है। सबसे अधिक किस राज्य में, तो सबसे अधिक ये उत्तर प्रदेश में ही पाई जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही पाई जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये है सारस मेरे भाई। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का क्या है, ये राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्की टैंक अनावरण किया, इस टैंक का नया नाम क्या है, तो इस टैंक का नया नाम है मित्र जोरावर। क्या नाम है, जोरावर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने नए टैंक का क्या किया। अच्छा, इसका टारगेट क्या है, जैसे लद्दाख जैसा कंट्री है, सॉरी लद्दाख जैसा राज्य अपना यूटी है, उसी तरह में आपने देखा बहुत से पहाड़ियाँ हैं, उस पर ये टैंक जोरावर है वो आराम से चढ़ जाएगा। ठीक है, ताकि हम दुश्मन को हर तरीके से मात दे सकें। ठीक है मित्र, इसलिए जो जोरावर है उसे डिजाइन किया गया है। अगला है, पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो पत्र सूचना जो कार्यालय है इसे पीआईबी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीआईबी कहते हैं। इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए धीरेन्द्र ओझा को। किसको मित्र, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके धीरेन्द्र ओझा हैं, आप लोग याद रख सकते हो। आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो, इसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। इसके तहत क्या एक नोडल एजेंसी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की लिसा नंदी किस देश में मंत्री बनी है, तो लिसा नंदी है मित्र, अभी ब्रिटेन में चुनाव हुआ था और मीर कामिस्ट वहाँ पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वहीं पर क्या बनी हुई है, मंत्री बनी हुई है ब्रिटेन देश में बच्चा। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना मेरे भाई। ऐसा कौन सा राज्य है जिसे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया मतलब महाराष्ट्र को। किसको, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र राज्य को प्रदान किया गया है। इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अगला है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हुए हैं, अभी बने हुए हैं, तो ये नए विदेश सचिव बने हुए, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम विक्रम मिस्त्री है। क्या नाम है, विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव बने हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हो। ये है विक्रम मिस्त्री भाई। अगला, डिक सूफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, यह नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे मित्र। ये मैंने आपको बताया था, यह जुलाई का करंट अफेयर था। अब जून का करंट अफेयर जस्ट आपके सामने बताता हूँ। चलिए अगले मंथ की ओर, तो मित्र हम जून के महीने में चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। आपको पता है कि चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हुए पूछा गया है। तो जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे वही 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या है, ओम बिरला जी। ठीक है, ओम बिरला जी ये राजस्थान के कोटा से सांसद चुने गए थे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके ओम बिरला जी हैं और ये 2 बार स्पीकर बने हैं। कितनी बार, 2 बार इसके क्या बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव की आयोजित किया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला जी और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के कौन मित्र, कांग्रेस के सुरेश थे। इनको याद रखना, विपक्ष की तरफ से कौन थे, कांग्रेस के सुरेश थे, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम पर प्रस्ताव रखा, सदन में रखा था, जो वहां मौजूद सदन के सदस्यों ने ध्वनिमत से क्या कर दिया था, उन्हें अपना नेता मान लिया था बच्चों। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष पद का जो वर्ण है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो बताना 93 मेरे भाई, किसमें, 93 में है। बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए, क्योंकि आपको वर्दी पहननी है और वर्दी पहननी है तो आपको इन सब बातों को याद रखना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए, नाटो जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पूछा गया है इसके जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं जो इस समय मार्क रूट बने हुए हैं, और ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ये है मार्क रूट।
जो नाटो, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा है तो नाटो है। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है तो बताइए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और मार्क रूट इस समय कौन है तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी ये जेंस स्टारलेनबर्ग का स्थान लेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और सैन्य संगठन है। और इस समय इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें 32 देश शामिल हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है NTA, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, के डायरेक्टर जनरल कौन बने हुए हैं, ये पूछा है। तो प्रदीप सिंह खरेला बने हुए हैं, प्रदीप सिंह खरेला बने हुए हैं, आप लोग याद रखना। प्रदीप सिंह खरेला जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चा। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। वर्तमान समय में प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं। यह एक एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। और वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है। इसका वर्क क्या है इस एजेंसी का, तो पेपर में जो लोग सेंधमारी करते हैं उसको रोकना, ये मोस्टली इसका टारगेट है बच्चों। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है, तो ध्यान रखना मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए आप। यूनेस्को के बारे में सभी लोग जानते होंगे। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इस बात को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। लेकिन यूनेस्को की जो सूची में भारत का पहला जो लिटरेचर शहर है उसका नाम क्या है, कोझिकोड। और कोझिकोड किसका शहर है तो केरल का शहर है मेरे भाई, किसका, केरल का शहर है। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना, फिर मत कहना कि ये फैक्ट आपने बताया नहीं था। कर्नाटक के, इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य बातें बताऊंगा। कर्नाटक के होयसल मंदिर को 42वें की जो यूनेस्को है उसकी 42वीं विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जब वो 43वां मैं आपको बता चुका हूँ वो असम का है। ठीक है, और 41वां मैं बता चुका हूँ कौन सा है, शांति निकेतन है। ठीक है, गुजरात का गरबा नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। जो गुजरात का जो गरबा नृत्य है और ये फोक डांस है को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है किसको, गुजरात के गरबा जो नृत्य उसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, फैक्ट अच्छा याद कर लेना आप लोग। आगे ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन आप जिसे कहते हैं एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इसमें व्यक्तियों को न्यूनतम कितने दिनों की कारावास हो सकता है, कितने दिनों की सजा हो सकती है। मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें किसी प्रकार की गलत तरीके से पाया जाता है तो उसमें कितने समय तक का उसकी व्यक्ति को जेल हो सकती है, तो उसमें 3 वर्ष की जेल हो सकती है। कितने वर्ष की, मतलब 3 वर्ष की उसमें जेल हो सकती है। आप लोग बेहतरीन तरीके से जान जाना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे 25 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना और सार्वजनिक परीक्षाओं की सूचना को क्या करना, पारदर्शिता बनाए रखना बच्चों। ठीक है, और इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है, 3 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगला, सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो सिरिल रामाफोसा को ये मित्र ध्यान रखना, ये जो साउथ अफ्रीका है इसे हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीकी देश है, इसके क्या बने हुए हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर है, ये सिरिल रामाफोसा। और ये दूसरी बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका रेड कलर से दिखाया गया है, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी कौन सी है तो प्रिटोरिया है, आप लोग याद रखना। जोहान्सबर्ग वहीं का शहर है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम पूछी जा सकती हैं, करंट अफेयर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। जैसे मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो क्लाउड सीनवासबाम बने हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति कारवा के राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं, मोहम्मद मोकबर बने हुए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, लॉरेंस वोंग बने हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करिए। आपका भाई इतनी शिद्दत से मैराथन क्लास लेकर के आया है, PDF बनाया है, सब कुछ किया है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंप्लीट देखिए, पूछा गया किस देश के चंद्र मिशन के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पृथ्वी पर मिट्टी लाई गई है। मतलब यह है कि चंद्रमा का जो डार्क वाला क्षेत्र है वहां से किस देश का मिशन भेजा गया था, वो वहां से मिट्टी लेकर के आया है, 2 किलो मिट्टी लेकर के आया है, ये बताना चाहता हूं मैं। तो ये कार्य किसने किया है, चाइना ने किया है। चाइना ने अपना मिशन भेजा था।
चाइना ने मिशन भेजा था। तो चीन ने 3 मई 2024 को चैंगई 6 नामक एक मिशन लॉन्च किया था। ये 3 जून 2024 को मिशन चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर पहुंच गया था। 1 महीने बाद चंद्रमा की सतह, अब देखो कुछ फैक्ट हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश, सबसे पहले कौन उतरा था? अमेरिका। नंबर 2 पर रूस उतरा था। तीसरे नंबर पर चाइना। चौथे नंबर पर इंडिया। 5वें नंबर पर कौन सा है देश? जापान है। अब तक 5 देश अपना मिशन चंद्रमा पर लैंड करा चुके हैं, जो आपके नाम मैंने आपको बताई। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश था? तो बताइए, भारत था। अंधेरे सोने में उतरने वाला कौन सा देश है? तो चाइना है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच पुरस्कार किसने जीता है? बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। तो ये मित्र एक मूवी आई थी 12th फेल। कौन सी? 12th फेल ने जो 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, उसमें गोल्डन कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन 15 से लेकर के 21 जून में किया गया था मुंबई में। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। इसकी थीम क्या रखी गई थी? भारत और अमृतकाल इसकी थीम रखी गई थी। अच्छा, इसका आयोजन कौन कराता है? तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन कराता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद, जो चीनी नहीं, कंट्री नहीं, चीनी जिसे शुगर कहा जाता है, चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ध्यान रखना, इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट और बेहतर आंसर है बच्चा। ठीक है, कहां पर हुई है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जो चीनी उत्पादन कंट्री कौन सा है, तो सबसे अधिक चीनी उत्पादन कंट्री है मित्र, वो अपना इंडिया है। इंडिया में सबसे अधिक चीनी उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है। तीसरे नंबर पर थाईलैंड है। चौथे नंबर पर चाइना है। 5वें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है। 6वें नंबर पर कौन सा? रसिया। 7वें नंबर मैक्सिको। 8वें पर फ्रांस है। और 9वें पर कहाँ है? पाकिस्तान। और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे अधिक चीनी कहाँ पर होती है? तो बता दीजिए कि अपने देश भारत में होती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आप 100% याद रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुड़ग्राम में बच्चा। ठीक है, पूछे तो बता दीजिएगा। पूछा ये गया है, इसमें 100वां जो देश शामिल हुआ है, कौन सा? 100वां 100वां देश शामिल हुआ है, वो कौन सा है? तो पराग्वे है मित्र। कौन सा? पराग्वे। पराग्वे देश है, जो ये पराग्वे देश है, ये दक्षिणी अमेरिकी देश है। इस बात को ध्यान रखना। और 100वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या बना? ये मेंबर बना है। आप लोग याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो 99वां सदस्य था, अगर 99 पूछा जाए, स्पेन कौन सा? 99वां सदस्य था। 99वां देश कंट्री कौन सा था? बता सकते हैं कि स्पेन था। और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कंट्री बन गया है। इस बात को भी अलग से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगला सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसे मिनी रत्न, कौन सा? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। सबसे पहले महारत्न। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है महारत्न भारत में कितनी कंपनियां हैं। फिर होता है नवरत्न, और सबसे निचले स्तर पर होती है मिनी रत्न। तो हो सकता है इफेक्ट बने, तो आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चा। ठीक है, अगला है भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है? बेस्ट क्वेश्चन है ये। भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा, कौन सा बच्चा? ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है, ये पूछा गया है। तो आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ई वीजा मेडिकल सुविधा का क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की कौन है? प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो मंदिर संग्रहालय बनाने के उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, वो अयोध्या में बनाया जाएगा। कहाँ पर? अयोध्या में बनाया जाएगा। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर ले जाइए 100%। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का क्या बनाया जाएगा? निर्माण कराया जाएगा। और इसको बना कौन रहा है? तो संग्रहालय को तो टाटा सन्स बना रहा है। ठीक है, और ये सरयू नदी, जो अयोध्या में पता है आपको सरयू नदी है, कौन सी? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह सरयू नदी पर के किनारे बनाया जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं इमेज में। बच्चा मैं साइड से हट जाता हूँ, आगे ध्यान दीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, अगला है खालवार युद्ध स्मारक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो भारतीय सेना ने इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो
जो खालवार युद्ध स्मारक है वह लद्दाख राज्य में है, और लद्दाख राज्य में ये स्थित है खालवार युद्ध स्मारक, जिसे वहाँ की सेना ने पर्यटकों के लिए, आम लोगों के लिए इसे क्या कर दिया है, खोल दिया गया है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा, ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया गया है? जो संज्ञान ऐप है उसने किसने लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप को मित्र आरपीएफ ने लॉन्च किया है, जिसे रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स कहते हैं। संज्ञान ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हो। संज्ञान सुरक्षा, जो रेलवे सुरक्षा बल ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, इसमें संज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन 1 जुलाई से जो नए नियम हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। और आपको बताना है वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। अगला है, फ्रीडम एज नामक एक नया सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन मित्र आ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन और चर्चा में रहा था। फ्रीडम एज नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किन देशों के बीच होता है? तो इसमें 3 देशों ने भाग लिया है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। इसलिए इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर है, डी इसका ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। और यह इसका आयोजन जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के जेंजू द्वीप पर इस सैन्य संगठन का आयोजन किया गया था बच्चों। ये आपका जेंजू द्वीप है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर ऐसे और जान लीजिए। भारत अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, कौन सा मित्र? तरंग शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन करेगा। इसमें 12 देश शामिल होंगे। कितने? 12 देश शामिल होंगे। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जरूर ध्यान रखेंगे, तरंग शक्ति, इसमें 12 देश शामिल होंगे, भारत इसमें शामिल होने वाला है, ठीक है बच्चों। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वो कौन बने हुए हैं? तो जेपी नड्डा जी बने हुए हैं। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और जेपी नड्डा जी इस समय स्वास्थ्य मंत्री और हैं, स्वास्थ्य मंत्री और हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय इन्हीं के पास है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है, 80 के तहत राज्यसभा का वर्णन किया गया है। 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। 79 1979 कहा जाता है, उसमें संसद का वर्णन किया गया है। और 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WTT जिसे विश्व टेबल टेनिस कहा जाता है, WTT कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हुई है, यह पूछा गया है। तो श्रीजा अंकोला बनी हुई है। कौन बनी हुई है? श्रीजा अंकोला बनी हुई है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रख सकते हैं, ये है श्रीजा अंकोला। आगे देखिए, किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की गई है? पहले इसे नष्ट कर दिया गया था, उसे उस देश में फिर से महाराजा रणजीत सिंह की क्या की गई है? प्रतिमा स्थापित की गई है पाकिस्तान में। भाई किसमें? पाकिस्तान ने स्थापित की है, आप लोग याद रख सकते हो। ये महाराजा रणजीत सिंह है। तो पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा करतार साहिब में स्थापित की जाएगी। पाकिस्तान में एक स्थान है करतार साहिब, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024, कौन सा? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा, ठीक है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह ब्रिटेन सरकार, ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, यूके द्वारा, ठीक है। 2024 का किसे मिला है? तो अरुंधति राय है, भारतीय लेखिका है अरुंधति राय, इनको यह प्रदान किया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये अरुंधति राय हैं, ठीक है। और ये पेन प्रिंटर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2009 से हुई थी बच्चों, ठीक है। कुछ और पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम बन सकते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता नाटक हेराल्ड प्रिंटर की याद में पुरस्कार दिया जाता है। पेन प्रिंटर्स पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम के आयरलैंड कॉमनवेल्थ नेशन में रहने वाले जो साहित्यकार हैं उनको ये प्रदान किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ और पुरस्कार हैं, जैसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसको प्रदान किया गया है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2024। अच्छा, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भूटान का पुरस्कार है, यह पूनम खेत्रपाल को प्रदान किया गया है। अच्छा, CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदीप कुमार दास को प्रदान किया गया है। इस बातों को आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया
गया है, किसे प्रदान किया गया है, तो आपको बताना चाहता हूं जो उषा ठाकुर हैं, डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। इनका वर्क क्या है, ये नेपाल में, नेपाल की जो भी पुस्तकें हैं, लिटरेचर साहित्य है, उसको इन्होंने, उषा ठाकुर जी ने उसे 40 से अधिक किताबें थी उनको हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया था, इसलिए इन्हें पूजा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। ये आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो ब्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, 5 देशों का समूह है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बी से क्या होता है, ब्राजील, आर से क्या होता है, रूस, आई से क्या होता है, तो बता सकते हैं इंडिया, फिर सी से क्या होता है, चाइना, जिसे चीन कहते हैं, और एस से क्या होता है, साउथ अफ्रीका, ठीक है बच्चों। 5 देश शामिल हैं इसमें, ठीक है। इनका जो गेम हुआ था, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे, 29 मेडल जीते हैं। कितने, 29 मेडल जीते हुए हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसमें 29 में देखा जाए, अच्छा इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो रसिया में, रसिया का एक कजान शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था ब्रिक्स का बच्चों, ठीक है। और इस कब हुआ था, 12 से 23 जून के मध्य इसका आयोजन किया गया था, और रूस ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था। भारत ने इसमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीते थे, इस बात को ध्यान रखना। अर्पणा दाहिना ने वुशु स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। पहले स्थान पर रूस रहा था, दूसरे नंबर पर कौन रहा है, बेलारूस रहा है, तीसरे नंबर पर चाइना रहा है, और अपने इंडिया कौन सा स्थान था, 8वां स्थान था बच्चों, ठीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, लोकसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, तो राहुल गांधी जी बने हुए हैं। कौन बच्चा, राहुल गांधी जी बने हुए, आप लोग याद रखना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, आप बता देना। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 2014 से लेकर के 24 तक ये पद कैसा चल रहा था, खाली चल रहा था भाई। ये पद कैसा चल रहा था, खाली चल रहा था। इससे पहले कौन थी, तो सुषमा स्वराज थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है राहुल गांधी जी, ठीक है। और इससे पहले 2009 से लेकर के 24 तक कौन थी नेता प्रतिपक्ष, तो सुषमा स्वराज थी। आगे ध्यान दीजिए, अभ्यास होपेक्स, जो अभ्यास होपेक्स है, भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, तो अभ्यास होपेक्स आप लोग याद रखना, भारत और मिस्र के बीच में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। यह इनका 4था संस्करण था, जो 21 से लेकर 26 जून इसमें मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ कुछ अन्य सैन्य अभ्यास हैं, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास देखेंगे आप, संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे सी डिफेंस किस किस के मध्य होता है, तो यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। सी डिफेंस सैन्य अभ्यास है वो किस किस के मध्य होता है, भारत और अमेरिका के मध्य होता है। 2024 में कहां पर हुआ है, तो बता दीजिए। सी डिफेंस, यह पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, वहां इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। अगला है समुद्र लक्षण संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन होता है। भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ध्यान रखना, लक्ष्मण, भारत और मलेशिया कहां पर किया गया है इस बार 2024 में, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 5वां धर्म गार्जियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान के बीच में, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। और गगन शक्ति को आप 100% याद कर लेना, भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है, पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। आगे चलें, अगला दिया हुआ T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लगाने वाले गेंदबाज कौन से बने हैं। 2 मैचों में लगातार हैट्रिक बनाई थी इन्होंने, तो पैट कमिंस बने हुए। इनका नाम क्या है, पैट कमिंस, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। किससे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हैं पैट कमिंस, इन्होंने 2024 में T20 वर्ल्ड कप में पहले बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा जो हैट्रिक लगाया था वो अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया था इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला हुआ है, तो मित्र ये श्रीनगर को मिला हुआ है। किसको, श्रीनगर को मिला हुआ। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है, ठीक है। श्रीनगर को मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्यों मिला हुआ है, तो आपको बताना चाहता हूं, यह टैग हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में वो बढ़ावा देगा बच्चों, ठीक है। अगला है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसमें मित्र असंख्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे
ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, कौन सा? युवा पुरस्कार भी होता है हिंदी भाषा का और बाल पुरस्कार भी होता है हिंदी भाषा का। पूछा गया किसे प्रदान किया गया है युवा पुरस्कार, तो बताइए गौरव पांडे को। किसको बच्चों? गौरव पांडे को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। आप लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया। मित्र, मैं आपसे 2 घंटे मांगे, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं मांगा है। 2 घंटे में आपको जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो उसमें से आप 50% क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे इसी सेशन से बच्चों, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। और यह जो पुरस्कार है, जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाएं, 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा है, उनसे इन भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। और इसमें उन युवाओं को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र कितनी हो, 35 वर्ष तक के जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है। आप लोग याद रख सकते हो। इसके तहत 50,000 रुपये की क्या की जाती है, नगद राशि प्रदान की जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में किसको दिया गया है, गौरव पांडे को दिया गया है। इनकी स्मृति कौन सी है? स्मृति के बीच घिरी पृथ्वी, स्मृति के बीच घिरी हुई पृथ्वी के लिए यह सम्मान उनको दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो के वैशाली को प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो होमलेस ग्राइंड ऑफ लेसविन एंड डिस्टेलिंग्स इन इंडिया के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। फिर कहूँगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी PDF दे दूंगा आपको। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो तो मैंने युवा बताया था। अच्छा, बाल साहित्य पुरस्कार है 2024 का, वो किस किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा का, तो देवेंद्र कुमार को प्रदान किया गया है। इनकी कृति कौन सी है? 51 बाल कहानियां। और अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेनगुप्ता को प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी है? द ब्लू हार्स एंड अंडर द अमेजिंग एनिमेशन स्टोरीज फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री को दिया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इन बात को ध्यान रखना। अच्छा, जो साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और रविंद्र भवन में इसका कार्यालय स्थित है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक है। बच्चा याद रखना, ठीक है। अगला है, अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला 6वां कंट्री कौन सा बना है? तो 6वां कंट्री बना है मतलब अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत भी गहरे समुद्र में जाने के लिए अपना उसने कदम उठा लिया है बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इस टाइप की पनडुब्बी है जो कहां पर जाएगी? गहरे समुद्र में जाएगी, और 6वां कंट्री बन गया है। इससे पहले 5 कंट्री और भी थे बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक मानव चालित पनडुब्बी वाहन मत्स्यान, इसका नाम क्या है? मत्स्यान 6000 विकसित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाए हैं, वो किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साहिल चौहान, बस नाम तो इंडिया से लग रहा है कि ये भारतीय है, लेकिन ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं ये पूछा गया। तो एस्टोनिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं मेरे भाई। किसके? एस्टोनिया जो कंट्री है, यूरोपीय कंट्री है, उसके लिए क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से जान लीजिएगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बताना चाहता हूं, जो एस्टोनिया के साहिल चौहान ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 27 बॉलों में सेंचुरी लगा दी थी। और इस 27 बॉलों में देखेंगे कि 27 बॉलों में उन्होंने 18 छक्के लगाए थे। आगे ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से संबंधित है, जैसे आर अश्विनी की आत्मकथा ध्यान रखना पूछी जा सकती है। इनकी जो बायोग्राफी है, आर अश्विनी की जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनकी बायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? तो आर अश्विनी की है। इसके साथ साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं वो अमोल काले को न्यूयॉर्क में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया, चले गए वो। IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। और IPL में ऑरेंज कप किसने जीता है? तो विराट कोहली ने। जबकि पर्पल कप किसने जीता है? आप इसे वो कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला है, PM मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? यह पूछा गया है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है बच्चों, वो बिहार में है। बिहार के राजगीर जिले में। किसमें? राजगीर जिला है, वहां पर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी जो नालंदा विश्वविद्यालय आपको इमेज में दिखाता हूं मैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय यहां पर तो नहीं, ये है नालंदा विश्वविद्यालय। जो इसकी जो स्थापना है, सबसे पहले जो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के एक शासक थे, जिनका नाम क्या था? कुमार गुप्त द्वारा
कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और उस समय यह उच्च शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन हुआ ऐसा था कि जो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने मठ को ध्वस्त कर दिया था और इसमें हजारों बच्चों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी इस टाइप से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय खंडहरों पर संयुक्त राष्ट्र धरोहर ने 2016 में से क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। ये भी अच्छा फैक्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, 2016 में। विश्व में प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से ये कौन सा एक माना जाता है बच्चों। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। पैटर्न क्वेश्चन है, कौन सा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ये पूछा गया है। तो विनोद गन्नात्रा को प्रदान किया गया है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरमा पाटी किस राज्य की दूसरी बार क्या बनी है, विधानसभा अध्यक्ष बनी है। दूसरी महिला, इससे पहले एक महिला और बन चुकी है सुरमा पाड़ी से पहले। तो मित्र ये विधानसभा की अध्यक्ष बनी है, वो राज्य कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, आपको ये दिखाई दे रही है। इनसे पहले कौन थी, प्रमिला मलिक थी, जो उड़ीसा की पहली महिला अध्यक्ष थी। बीजेपी ने इस बार 147 सीटों में से क्या किया, 78 सीटें जीत हासिल करके अपनी सरकार बना दी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगला है 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। तो प्रोटेम स्पीकर है मित्र वो भर्तृहरि महाताब बने हुए हैं। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे और इनका संबंध भी किससे है, उड़ीसा राज्य से है बच्चों। ठीक है, ये है भर्तृहरि, जो आप देख सकते हैं प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। अगला है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री एक रिपोर्ट जारी करती है, एक संस्था है, इसने ये बताया है कि भारत में अब तक कितने परमाणु हथियार हैं, ये पूछा गया है। तो भारत में इस समय 172 परमाणु हथियार हैं। कितने, 172 परमाणु हथियार हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ऐसी रिपोर्ट कौन जारी करता है, जो हथियार संबंधी सिप्री जारी करता है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। स्वीडन का एक थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है, सिप्री। ये किसका है, स्वीडन का। स्वीडन आपने कंट्री जरूर सुना होगा। स्वीडन का एक थिंक टैंक है सिप्री। इसके अनुसार भारत में न्यूक्लियर जो हथियार है उनकी संख्या कितनी, 172 है। पिछले साल कितनी थी, 164 थी। अब इस मामले में भारत कौन से स्थान पर है, भारत इस मामले में ध्यान दीजिए कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले किस स्थान पर है, कौन सा कंट्री पहले स्थान पर है, उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर फ्रांस है, पांचवें ब्रिटेन है, छठवें भारत है और सातवें पर क्या है, पाकिस्तान। तो भारत में 172 हथियार हैं, जब पाकिस्तान में कितने हैं, 170 हथियार हैं बच्चों। ठीक है, सबसे अधिक किसके पास है, रूस के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है। ठीक है, अगला है पावो नूरमी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो ये गोल्ड मेडल से नीचे नहीं बात करते हैं, ये अपने भारतीय भाई हैं, इनका संबंध भाला फेंक से है। किससे, भाला फेंक से है, भाला फेंक से है इनका संबंध। ठीक है, नीरज चोपड़ा का, और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपके गोल्डन बॉय बच्चों। ठीक है, अगला है दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है। ये दक्षिण पूर्व एशिया बोला बच्चों, कौन सा, दक्षिण पूर्व एशिया बोला है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड जो देश है, कौन सा, थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक है। वह समलैंगिक विवाह मतलब समान लिंग के व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं। स्त्री के साथ, पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। इसको मान्यता देने वाला ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में 3 देश हैं, एशिया में 3 देश हैं, जिसमें ताइवान और नेपाल। अब तीसरा देश कौन सा बन गया, थाईलैंड, जो समलैंगिक विवाह को क्या कर दिए, मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये जो योजना है वह झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। और झारखंड के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंपई सोरेन थे, उन्होंने इसको शुरू किया था बच्चों। इसमें 25 वर्ष से जो 50 वर्ष तक की महिला हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीना दिया जा करेगा। ठीक है,
और कुछ योजना जैसे अस्थि योजना है, ये रक्षा मंत्रालय की योजना है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार की है। और पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना ये केंद्र सरकार की है। इसको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला, आई हैव द स्टडी, एक कुटी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है जिसमें मैंने आपको अभी बताई थी? तो ये आर अश्विनी की, किसकी? आर अश्विनी की बायोग्राफी है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपसे गुजारिश है, सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, फुल कंप्लीट देखें, क्योंकि आपका टारगेट केवल वर्दी पहनना है। और इस सेशन से मैंने वादा किया 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल जाएंगे आपको, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और पुस्तकें हैं जैसे द विनर्स माइंडसेट, ये पुस्तक किसकी है? द विनर्स माइंडसेट ये पुस्तक किसकी है? तो बताइए, सैम वाटसन की है। उसके बाद इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स, ये पुस्तक किसकी है? तो सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ की पुस्तक है। कुछ पुस्तकें आप याद कर लीजिएगा। अगला है हेमस त्सुओ महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बेस्ट है मित्र, ध्यान रखना, पूछा जाता है हेमिस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, इतना ध्यान रखना। तो लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। किसमें? लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। जैसे हार्नबिल है नागालैंड में मनाया जाता है, ऐसे ही हेमिस है वो कहाँ पर? तो लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज। स्टील आर्च ब्रिज का मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील का बना हुआ, लोहे का बना हुआ जो ब्रिज है वो चिनाब ब्रिज, उसका नाम क्या है? चिनाब ब्रिज नाम है उसका, चिनाब ब्रिज उसका नाम है। पूछा गया है जिस पर ट्रेन का ट्रायल पूरा कर दिया गया है, और ये कहां पर है? तो जम्मू में मेरे भाई। कहां पर है? जम्मू में। आपको पता है जम्मू में ही चिनाब नदी बहती है जो सिंध नदी की सहायक नदी है, इस बात को भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। और यह जो आपको यह ब्रिज दिखाई दे रहा है इमेज में देख लीजिए, ये स्टील से बना हुआ है। इस पर जो रेल चला करके पहली बार ट्रायल कर दिया गया और ट्रायल इस पर सफल रहा है मेरे भाई, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है? तो जम्मू में अगर देखा जाए संगलदान से लेकर के रियासी तक जाएगा, ठीक है, संगलदान से रियासी तक जाएगा। और चिनाब नदी पर ये बनाया गया है और दुनिया का सबसे ऊंचा ये ब्रिज है बच्चों, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 1315 मीटर है, ठीक है इस बात। और इसकी ऊंचाई 359 मीटर के समथिंग क्या है इसकी ऊंचाई है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पर है? दुबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहां पर है? तो गुजरात के खवड़ा में बनाया जा रहा है। और इसे कौन बना रहा है? तो अडानी ग्रुप बना रहा है। अगला है बधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बधावन जो बंदरगाह है वो किस राज्य में बनाया गया है? बधावन बंदरगाह तो ये बच्चों महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बन सकता है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024 जारी किया गया है और इसमें इंडिया की रैंक क्या है ये पूछी गई है। तो इनकी इंडिया की रैंक मित्र 63 है। कौन सी? 63 है, आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024 में इंडिया की रैंक 63 है, आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें 163 में से हुआ ऐसा था 120 देशों का डाटा इसमें जारी किया गया था। भारत ने कौन सा 63वां स्थान प्राप्त किया था। पिछली बार कितना था? तो पिछली बार 67वां स्थान था भारत का। और इसमें जो सबसे टॉप कंट्री है वो कौन कौन सी रहे? देखो इंडिया है, मैं बता चुका हूं इंडिया का रैंक कितना है? 63 है, ठीक है। पिछली बार 2023 में कितना था? तो 2023 में 67 था। अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले स्थान पर कौन सा है? स्वीडन है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे नंबर फिनलैंड, चौथे नंबर स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पांचवें नंबर पर फ्रांस कंट्री है, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय जो सेना है उसके उप प्रमुख कौन बने हैं ये पूछा गया है। तो उप प्रमुख बने हुए हैं वह NS राजा सुब्रमण्यम बने हुए हैं। NS राजा सुब्रमण्यम बने हुए हैं। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखना। ये आपके केंद्र सरकार के लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है बच्चों, इस बात आप लोग याद रख सकते हैं। जबकि उपेंद्र सिंह कौन है? ये प्रमुख नए प्रमुख बने हुए हैं भारतीय सेना के। बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। भारत की रैंक क्या है? तो 176वीं रैंक है बच्चों। कौन सी?
176वीं रैंक है। ये इंडेक्स आपको 100% याद रखने पड़ेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 176वीं है, जो ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे भाई, आप लोग याद रखना। अच्छा, इसे को जारी कौन संस्था करती है? तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें 180 देश शामिल किए गए थे। भारत की रैंक कितनी है? 176वीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। एस्टोनिया जो कंट्री है वो पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर, फिनलैंड चौथे स्थान पर, यूके 5वें स्थान पर। बच्चों, अपना इंडिया 176वें स्थान पर है। ठीक है, बेहतर तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मित्र मुंबई है, और मुंबई की वैसे विश्व स्तर पर रैंक 136वीं रैंक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत का सबसे महंगा शहर यही है बच्चों। ठीक है, अच्छा, सबसे महंगे शहर और कौन कौन से हैं? तो सबसे महंगा शहर मैं बता चुका हूँ, सिंगापुर है, वो सॉरी हांगकांग है, उसके बाद सिंगापुर है, ज्यूरिख है, जिनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, ये शहर है, और लॉस एंजल्स। ठीक है, अगला है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आरबीआई को प्रदान किया गया मेरे भाई। किसको? आरबीआई को प्रदान किया गया है। पुरस्कार सम्मान कौन सा है? तो ध्यान रखना, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 कहां से दिया गया है? लंदन के सेंट्रल बैंक से। ठीक है, किसको दिया गया? आरबीआई को। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार, जैसे प्रिक्स पुरस्कार 2024, प्रिक्स पुरस्कार 2024 जो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, ये किसको दिया गया है? तो सोमवर्तन स्मारक संग्रहालय को प्रदान किया गया है। ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो बेलियन सुब्बैया को प्रदान किया गया है। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। किस देश ने हिजाब और इस्लामिक परिधान पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। तो मित्र, ये बहुत बड़ा काम किया है तजाकिस्तान ने। ताजिकिस्तान बोलते हैं। तजाकिस्तान ने क्या किया है? हिजाब और इस्लामी परिधान है, उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी बने हुए हैं। ठीक है, इससे पहले कौन बने हुए थे? इससे पहले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हुए थे बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, तीसरी बार बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने, इस बार 72 मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्रालय दिया गया 72 लोगों को। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। इससे पहले नेहरू जी बने हुए थे बच्चों। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूं इनके सम्मान में कौन, जो सार्क कंट्री हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो उनके राष्ट्राध्यक्ष थे, भाग लिया था। पूछा जा सकता है शपथ ग्रहण समारोह में आए विदेश नेता कौन कौन से थे? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे आए थे, भूटान के प्रधानमंत्री सारिंग तवांगे आए थे, और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल आए थे। लेकिन अब चेंज हो गए, ध्यान रखना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आए थे, और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजुद्दीन सिद्दीकी आए हुए थे बच्चों। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेखन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और 74 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा बच्चों। ठीक है, और शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मंत्रियों की संख्या अधिकतम लोकसभा में कितनी हो सकती है? तो जो पॉपुलेशन है मंत्रियों की लोकसभा में, उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती है बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, फ्रेंच ओपन 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जो जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर आंसर है। ये कौन है? फ्रेंच ओपन के विनर है ये। इनका नाम क्या है? कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेब्रेस को हरा करके फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम कर लिया था। जबकि महिला वर्ग की बात की जाए कि महिला फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की इगा स्वितेका ने जीता हुआ है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। इगा स्वितेका ने इसको जीत लिया है, जो महिला वर्ग का फ्रेंच ओपन का बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो सिक्किम के दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है वो प्रेम सिंह तमांग के नाम है। क्यों? इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, ये आप प्रेम सिंह तमांग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम सिंह तमांग 1994 से लगातार 5 बार सिक्किम की विधानसभा में जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं 5 बार। ठीक है, अगला उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मैंने आपसे पूछा था, तो मोहन चरण मांझी बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? मोहन चरण मांझी बने हुए हैं। इनसे पहले नवीन पटनायक थे, ये मोहन चरण मांझी हैं और बीजेपी पार्टी से। अच्छा, यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं।
जैसे उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, ऐसे यहाँ पर कनक सिंह वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिंदा, ये 2 यहाँ पर डिप्टी सीएम बने हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो फैक्ट है वो आपको बताता चल रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हुए हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी का नाम मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। उपेंद्र द्विवेदी कौन बने हुए हैं? भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। अगला 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मित्र, ये जो देश करने वाला है अपना इंडिया करने वाला है। किसकी? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, आप लोग ध्यान रखना। और ये उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग लेंगी। 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये हुआ था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, ये किस देश में इसका आयोजन किया गया था? तो G7 के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये इटली में इस बार आयोजन किया गया है, आप लोग याद रखना। और अपने देश के प्रधानमंत्री को इस जो G7 कंट्री थे उन्हें होस्ट किया गया था, बुलाया था उन्हें, ठीक है। और इसमें मोस्टली किस बात पर चर्चा हुई? तो अफ्रीका के साथ रणनीति साझेदारी पर जोर दिया गया था। इस बात को भी बेहतर तरीके से याद रखना, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं, जो G7 की स्थापना 1975 में हुई है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आप इनको याद रख लेना मेरे भाई। G7 जो कंट्री हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो USA है, कनाडा दूसरा हो गया, ब्रिटेन तीसरा हो गया, फ्रांस चौथा हो गया, जर्मनी 5वां हो गया, इटली 6वां और जापान 7वां। 7 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है बच्चों। चाइना इसमें शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मित्र, ये जो सेवा शुरू की गई है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मध्य प्रदेश संबंधी, जैसे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाएगा। दमोह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, और मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल की पहल शुरू की है बच्चों। ये 3 फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया। पूछा गया है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक मित्र 116वीं है। ये वैश्विक शांति सूचकांक 2024 है, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है तो बता सकते हैं, 116वीं। अच्छा, प्रेस सूचकांक 2024 ये भी जारी किया गया था, ठीक है। वैश्विक, इसे कहते हैं वैश्विक प्रेस सूचकांक 2024 जारी किया गया था। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 161वीं रैंक थी बच्चों, ठीक है, 2024 में, जो बहुत खराब प्रदर्शन दिखाती है। हमारे देश की मीडिया बहुत गंदी मीडिया है, ये समझ लीजिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 116वीं है, ठीक है। हम शांति स्थल में भी हम लोग की स्थिति बहुत खराब है बच्चों। अच्छा, इस सूचकांक में प्रथम देश कौन से हैं शांति में? तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर, और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर बच्चों, ठीक है। सबसे बेकार कंट्री कौन से हैं? तो सबसे बेकार कंट्री कौन सा है? तो यमन है, उससे कम सूडान। और इंडिया का रैंक कितना है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था बच्चों। यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है? जो यूनाइटेड किंगडम है उसने कौन से कंट्री को क्या कर दिया है? ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो इजराइल को कर दिया बच्चों। किसको? इजराइल मित्र, ये भी अमेरिका से नहीं डरता है। इजराइल भी अमेरिका से नहीं डरता बच्चों, ठीक है। इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अल्टीमेटेड फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइटिंग जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है, ये पूछा गया है मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पूजा तोमर बनी हुई है। कौन बनी हुई है? पूजा तोमर बनी हुई है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, ये पूजा तोमर है बच्चों, ठीक है। अगला है, संत तिरुमई अलवर की मूर्ति को किस देश में से वापस लाया जाएगा? ये पूछा गया है। संत तिरुमंकई अलवर की जो मूर्ति है उसे पुनः अपने इंडिया लाने का प्रयास किया गया। कहाँ से लाई जाएगी? तो ये जो अंग्रेज थे वो अपने देश से ले गए थे, ब्रिटेन से लाएंगे, ये ब्रिटेन से लाने का प्रयास किया जाएगा, ये है, ठीक है। तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनल जांच के बाद भारत को 500 साल पुरानी एक कांसे की मूर्ति वापस लाने की क्या मिली है? मंजूरी मिल गई है बच्चों। क्योंकि आपको पता है संत तिरुमई अलवर दक्षिण भारत में 12वें अलवर संतों में से अंतिम थी। अगला समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो जिमैक्स से आप लोग ध्यान रख सकते हो, जैसे क्या है, जापान, भारत और जापान के बीच में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं, जो अगला क्वेश्चन है, पेमा खांडू किस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पेमा खांडू है मेरे भाई, यह
अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार क्या बने, मुख्यमंत्री बने, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये पेमा खांडू, इन्होंने तीसरी बार क्या ली है, शपथ ली है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 129वीं है, 129वीं। ये भी बच्चों खराब है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, 129वीं है, आप लोग याद रख सकते हो। पिछली बार कितनी थी, 127वीं थी इंडिया की रैंक, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। पहला स्थान किसका है, तो अगला है निजवत मोयना योजना किस राज्य में शुरू की गई है। निजवत मोयना योजना है बच्चों, ये किस राज्य ने शुरू की गई है, ये पूछा गया है। तो ये मित्र असम राज्य ने शुरू की है। बस खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बस केवल लास्ट क्वेश्चन है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो नौसेना की पहली जो महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है उनका नाम अनामिका बी राजीव है। क्या नाम है, अनामिका बी राजीव है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो मित्र ये मेरा सेशन था। यदि आपको रियली अच्छा लगा हो कि इन भैया ने थोड़ा सा मेहनत किया हमारे लिए और आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और सेशन को पूरा देखिए। मैंने आपसे 5 क्वेश्चन का वादा किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस सेशन से आपको 5% मिल जाएंगे। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं मैं हिंदी के और जीएस के, उन्हें भी आप जाकर के देख सकते हैं। नए सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।